हम लेके आ चुके हैं क्लास 10 वालों के लिए सेट नंबर 3। इससे पहले हमने सेट नंबर 1 और 2 क्लियर करा चुका हूं। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाके पहले दोनों वीडियो को देखिए, फिर तीसरे सेट को देखना है। और मुझे यकीन है कि जिन छात्रों ने सेट 1 और सेट 2 वीडियो देखे होंगे वे ज़रूर ही उन सेट को अपने आंसर को अपने कॉपी में लिख लिए होंगे और अच्छी तरह से उसका रिवीजन भी कर लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग फिर से क्लास 10 के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान के मॉडल प्रश्न पर सेट नंबर 3। फिर हम बता देना चाहते हैं कि यह जो सेट है किसी जैक के द्वारा प्रसारित नहीं की गई है। यह सेट हम खुद अपने मेहनत से विगत सालों में पूछे गए प्रश्नों को एकत्र करके बनाया गया है। लेकिन यहाँ जो प्रश्न है बिल्कुल जैक बोर्ड यानी झारखंड बोर्ड द्वारा प्रकाशित होने वाले मॉडल सेट के रूप में ही है और मस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ है। तो चलिए देखते हैं कि सेट 3 में कौन कौन से प्रश्न हैं। तो उस प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले एक बार कुछ सामान्य निर्देश हैं तो हमने इस सेट 1 में ही बता दिए थे और आप लोग भली भांति इसे समझ गए होंगे। तो इसमें समय हम लोग अपना बर्बाद नहीं करते हैं और चलते हैं हम लोग सीधे अपने टारगेट की ओर। हम सबों का टारगेट है बोर्ड एग्ज़ाम 450 प्लस, यानी हम लोग का एक ही ड्रीम है 450 प्लस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेक्शन को। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन क 14 जुलाई 1789, ख 4 जुलाई 1776, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। तो इसका सही आंसर होने वाला है 14 जुलाई 1789, यानी ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब होने वाला है। अगला है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत ऑप्शन नंबर क नेपोलियन, ख रूसो, ग दिदरो, घ लेनिन। तो इसका सही आंसर होने वाला है रूसो। रूसो जो थे, रूसो को फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहा जाता था। यानी लोगों का मानना था कि जो फ्रांस में की जो क्रांति हुई थी उसके जो नेता थे वो रूसो ही थे। अगला है कि बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना। तो बिस्मार्क जो थे वह जर्मनी का चांसलर कब बना था। ऑप्शन क 1848, ख 1856, ग 1860, घ 1871। तो 1871 में ही बना था। और ये भी बता दें कि जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वह 1871 ईस्वी में ही हुआ था। अगला है कि पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या एन कुछ यह कथन किसका है। मेटेस्नी का, वाल्टेयर का, रूसो का, दिदरो का। तो यह जो है कथन था वह मेटेस्नी का, जोसेफ मेटेस्नी का यह कथन था। उनका कहना था कि पहले तो अपने आप को मनुष्य बनाओ, इसके बाद किसी देश की नागरिक की पहचान देना है। अगला है कि विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था। विश्वकोश नामक की रचना किसने किया था। ऑप्शन क रूसो, ख वाल्टेयर, ग दिदरो, घ नेकर। तो सही आंसर होने वाला है। यह जो कुछ प्रश्न है हमको लग रहा है कि प्रश्न गलत था, यह प्रश्न मिस्टेक है, इसलिए इसका आंसर आप लोग एक बार देख के हमें कमेंट बताइएगा, ठीक है। प्रश्न त्रुटिपूर्ण है, इस प्रश्न का एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा पहले। अगला है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन क महात्मा गांधी, ख पंडित जवाहरलाल नेहरू और ग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, घ रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर होने वाला है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू। मेरे प्यारे बच्चों आप सब सिर्फ इसको देखिएगा नहीं, इसको मनन कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा और ये ऑप्शन को देखकर खुद इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट में बताने का प्रयास कीजिएगा। इससे आप सबको फ़ायदा यह होगा कि आप सबको याद बहुत दिनों तक रहेगा और याद करने में भी सहूलियत होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, यह कथन किसका है कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तो ऑप्शन नंबर क दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ख महात्मा गांधी, घ सुभाष चंद्र बोस, घ बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर होने वाला है सुभाष चंद्र बोस। कौन। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। इसके बाद दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिए थे। अगला है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन का 1901, 1903, 1905, 1907। तो इसका सही आंसर होगा 1905। नेक्स्ट है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। संथाल विद्रोह के नेता
कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता। ऑप्शन क बिरसा मुंडा, ख जंतरा उराव, ग तिलका मांझी, घ सिद्धू और कान्हू। तो इसका सही आंसर होने वाला है सिद्धू और कान्हू। और सिद्धू और कान्हू जो थे दोनों अपने संगे भाई थे और दोनों ने मिलकर संथाल विद्रोह को आगे ले गया था। अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन क अब्दुल गफ्फार खान, ख मौलाना मोहम्मद अली और मोहम्मद शौकत अली, ग राम प्रसाद बिस्मिल और घ मोसमीम इकबाल और सरफराज इकबाल। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ख यानी मौलाना मोहम्मद अली और मोहम्मद शौकत अली। मौलाना मोहम्मद अली और मोहम्मद शौकत अली। अगला है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हैं, जो आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर क विकास, ख संसाधन, ग पर्यावरण, घ नियोजन। तो इसका सही आंसर होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों संसाधन, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वे सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है उसे संसाधन कहते हैं। तो इसका सही आंसर होने वाला है संसाधन। अगला है कि भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से किनकी भूमिका नहीं है, यानी कौन सा कार्य करेंगे ताकि भूमि का कटाव छटाव नहीं होगा? तो वनों को काटना, अति पशुचारण, खनन, मधुमक्खी पालन। अगर वन को काटेंगे मृदा अपरदन होगा, अति पशुचारण अगर जानवर को अधिक चराया जाएगा तो भूमि निम्नीकरण होगा, अगर खनन करेंगे भूमि निम्नीकरण होगा। लेकिन अगर हम लोग मधुमक्खी का पालन करते हैं, मधुमक्खी का पालन करते हैं तो इससे भूमि को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानों के रूप में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर क 27%, ख 30%, ग 43% और घ 87%। तो इसका सही आंसर होगा 43%, यानी ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर है। अगला है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय योग्य, प्रवाह, जैव या नवीकरणीय योग्य? तो समझिए मेरी बात, इस प्रश्न को कहना क्या चाह रहा है। लौह अयस्क मतलब लोहा, लौह अयस्क का मतलब लोहा। क्या लोहा खत्म होने के बाद तुरंत बन सकता है क्या? नहीं ना। तो क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय योग्य, जिसको तुरंत नया नहीं कर सकते हैं। अगला है गुलाबी सिर वाली बतख किन जातियों में शामिल है? क्या आपने गुलाबी सिर वाली बतख को देखा है? तो आपका जवाब होगा नहीं, मतलब नहीं, लुप्त हो गया है। ऑप्शन नंबर क दुर्लभ जातियाँ, ख सामान्य जातियाँ, ग संकटाग्रस्त जातियाँ, लुप्त जातियाँ। तो यह पूरी तरह से खत्म हो चुका है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा लुप्त जातियाँ। लुप्त जातियाँ। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? ऑप्शन नंबर क वन्य जीव के आवास का विनाश, वन्य जीव को मारना या शिकार करना, पर्यावरण प्रदूषण एवं दवानल, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होने वाला है। क्यों मेरे प्यारे बच्चों, क्यों होने वाला है? तो इसलिए कि अगर हम लोग वन्य जीव के आवास का विनाश करते हैं तो जानवरों में हड़कड़ी मचेगा, जंगल से बाहर आ सकते हैं और इससे इनका मृत्यु भी हो सकता है। इसलिए भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक ये सभी होंगे, यानी उपयुक्त सभी है। अगला है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन जो था वह पेड़ों को बचाने के लिए शुरू किया गया था। किसको बचाने के लिए? पेड़ों को, मतलब वनों की कटाई रोकने के लिए। वनों की कटाई रोकने के लिए सभी महिलाएं पुरुष पेड़ को पकड़कर चिपक गए थे। अगला है कि जल की कमी के कारण जल की कमी के क्या कारण है? ऑप्शन नंबर का अति शोषण, अत्यधिक प्रयोग, समाज के विभिन्न वर्गों में जल का समान वितरण, उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल ये सभी इसके कारण है, ये सभी इसके कारण है। अगला है कि टांका क्या होता है? टांका क्या होता है? टांका क्या होता है? टांका क्या होता है? ऑप्शन नंबर क पीने के पानी को संग्रह करने की भूमिगत टैंक, एक प्रकार का नहर, बंगाल में मछली का पालन का तालाब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा
पीने के पानी को संग्रह करने की भूमिगत टैंक, यानी भूमि के अंदर एक टैंक बनाया जाता है और पीने के पानी को इसको जमा किया जाता है। या अधिकांश वैसे क्षेत्रों में क्या आता है जहाँ वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है, जैसे राजस्थान में। सन 2025 तक कितने लोगों के जल की कमी देखने की भविष्यवाणी की गई है? 20 करोड़, 20 लाख, 50 करोड़, 5 करोड़। तो इसका सही आंसर होने वाला है 20 करोड़ लोगों को। हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं? अगर किसी देश की हमको आय देखना है तो कैसे देखेंगे? ऑप्शन नंबर क दिया गया है, किसी व्यक्ति की कुल आय से, किसी देश के कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर, सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से और देश के कुल निर्यात से। तो सही आंसर होगा किसी देश के कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर। यानी किसी देश की अगर प्रति व्यक्ति आय निकालना है तो देश में कितनी जनसंख्या है और कितना आय हो रहा है, ये दोनों को डिवाइड करना होगा, दोनों को भाग देना होगा। अगला क्वेश्चन है कि वे देश की जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय 1256 डॉलर प्रति वर्ष या उससे अधिक होती है, तो वह देश की निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत होगा? अविकसित, विकसित, अर्धविकसित, विकासशील। तो वह विकसित देश के अंतर्गत होगा। किस देश के अंतर्गत? विकसित देश के अंतर्गत होगा। अगला है सतत विकास का उद्देश्य। सतत विकास का उद्देश्य विकास केवल अपने के लिए, विकास केवल दूसरों के लिए, विकास वर्तमान एवं आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए, विकास केवल आने वाली पीढ़ी के लिए। तो इसका आंसर होने वाला है विकास वर्तमान के लिए एवं आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए, यानी अभी का भी विकास होना चाहिए और भविष्य के लिए भी होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? पंजाब, बिहार, केरल, उड़ीसा। तो किसका है? केरल का। किसका है मेरे प्यारे बच्चों? केरल का। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। चलिए, यदि एक देश की प्रति व्यक्ति आय कितना है? प्रति व्यक्ति एक व्यक्ति 500 कमाता है तथा जनसंख्या 50,000 है, तो उस देश की कुल आय निम्न में से कौन होगी? तो आसानी इसको गुना कर देंगे। 25 पर हो जाएगा कितना? 25 पर 3 और 2 5 0, यानी 1 2 3 4 5 0, ठीक है। 25 पर 5 0, ऑप्शन नंबर क इट इज राइट आंसर। ओके, यानी दोनों को क्या करना है? सिर्फ मल्टीप्लाई, दोनों को गुना कर देना है। निम्न में से कौन सी क्रियाकलाप द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं? किस क्षेत्रक के? द्वितीयक क्षेत्रक के। तो चलिए एक बार ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और ध्यान से एक बार इसको समझ लीजिएगा। प्राथमिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती है। क्रियाएं 3 प्रकार की, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है? तो प्राथमिक क्रियाओं वह क्रियाएं जिसका संबंध पृथ्वी से जुड़ा हो, जिसका संबंध पृथ्वी से जुड़ा हो, वह प्राथमिक क्रियाएं हो जाएगा। द्वितीयक क्रिया, प्राथमिक क्रिया से जो वस्तु प्राप्त होती है उन्हीं वस्तुओं से नए नए वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। और तृतीय क्षेत्रक में क्या होता है? ये दोनों क्षेत्रक को सहायता प्रदान करता है, सेवा प्रदान करता है। उदाहरण तौर पर समझते हैं, जैसे गेहूं का उत्पादन करना, तो गेहूं का जो उत्पादन किया जा रहा है यह प्राथमिक क्रिया है। अब गेहूं से बिस्कुट बनेगा, गेहूं से बिस्कुट, तो बिस्कुट बनेगा द्वितीय क्रिया है। और बिस्कुट को यह दुकान में ले जाएगा, चाहे वह गाड़ी से ले जाए, पैदल साइकिल से ले जाए, तो यह दुकान या बस, ट्रांसपोर्ट, परिवहन, ये तृतीय क्रियाकलाप होंगे। अब समझते हैं कि यहाँ क्या प्रश्न दिया गया है। तो आप लोगों को ये डाउट क्लियर? प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं। तो चलिए समझिए यहाँ क्या दिया गया है। यहाँ है कि निम्न में से कौन सी क्रियाकलाप द्वितीय क्षेत्रक से, मतलब किसी वस्तु का निर्माण होना चाहिए। पहला है, इस क्षेत्रक में वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं के उत्पादन, ये जो सेवा दे रहा है या तृतीय क्रियाकलाप है, तृतीय क्रियाकलाप है। प्राकृतिक उत्पादकों को विनिर्माण के द्वारा बदला जाता है, बिल्कुल यही होगा द्वितीय क्रियाएं। वस्तुओं को प्राकृतिक संसाधन के दोहन द्वारा उत्पादित किया जाता है, ये कुछ नहीं है। इनके अंतर्गत कृषि, वन तथा डेयरी आते हैं, तो ये होगा आपकी प्राथमिक क्रियाएं, ये तृतीय क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्राकृतिक उत्पादकों को विनिर्माण के द्वारा बदला जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राकृतिक उत्पादकों को प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? तो समझिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रच्छन्न का मतलब बेरोजगार है लेकिन दिखता नहीं है। जैसे हमारे पास एक छोटा सा खेत है, इस खेत में हमारे घर में टोटल 10 परिवार हैं
और 10 परिवार घर में है। इन सबों के पास कोई काम नहीं है। इस खेत में 2 व्यक्ति हमेशा काम करते थे, लेकिन घर में 10 परिवार हैं। ये 10 सब घर में ही हैं, इन लोगों को कोई काम नहीं मिला। तो ये 10 परिवार बोलते चलो सब मिलकर काम कर लेंगे, तुरंत हो जाएगा। तो यही 10 यहाँ तो मुख्य रूप से 2 लोगों का काम है, लेकिन काम 10 लोग कर रहे हैं, यानी 10 को काम दिख रहा है, लेकिन सब बेरोजगार हैं। तो यही होता है प्रच्छन्न बेरोजगार। ऑप्शन दिया गया है कि बेरोजगार है, नियोजित है लेकिन कम वेतन अर्जित करते हैं, नियोजित है लेकिन उत्पादकता शून्य है, वर्ष के कुछ महीनों में बेरोजगार हैं। तो इसका सही आंसर होगा कि नियोजित है लेकिन उत्पादकता शून्य है, उत्पादकता शून्य है। अगला है कि 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुछ बच्चों का उस आयु के कुछ बच्चों के साथ क्या कहलाता है? निवल उपस्थिति अनुपात, निवल अनुपस्थित अनुपात, साक्षरता दर, सकल उपस्थिति अनुपात। तो ये जो होता है निवल उपस्थिति अनुपात कहलाता है। अगला है संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुनें। संगठित क्षेत्र का ऑप्शन क, यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित है, यह सरकार के नियंत्रण से बाहर है, या कम वेतन प्रदान करता है, इस क्षेत्र में नौकरी नियमित नहीं है। तो यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित है। मतलब वैसे क्षेत्र जिस पर सरकार का अधिकार होता है उसको संगठित बोलते हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर है जिसमें सरकार का नज़र नहीं होता है, सरकार का अधिकार नहीं होता है, वह असंगठित होता है। तो अगला है कौन से क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप सब नहीं जानते हैं? हमने पहले बताया था कि तृतीयक क्षेत्र जो है वह सेवा प्रदान करते हैं, तो इसीलिए तृतीयक क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्रक कहा जाता है। अगला है कि सत्ता की साझेदारी के क्षेत्रीय वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है? क, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। ख, हित समूह, दबाव समूह, राजनीतिक दल। ग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। घ, सामाजिक समूह, भाषाई समूह, धार्मिक समूह। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर होगा क्या होगा गुरुजी? बताओ कि गुरुजी इसका सही आंसर होगा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो बताइए इसका आंसर कि गुरुजी जो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वह ब्रुसेल्स में है। कहाँ है? तो बताइए गुरुजी ब्रुसेल्स में है। ठीक है। अगला है सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है? श्रीलंका, बेल्जियम, भारत, जर्मनी। तो बताइए गुरुजी कहाँ से है? तो बोलिएगा गुरुजी यह बेल्जियम में है। कहाँ है? बेल्जियम से संबंधित है। अगला है बेल्जियम में डच भाषा को बोलने वाली आबादी कितनी प्रतिशत है? 40, 20, 39, 59। तो बोलिए कि गुरुजी 59% है। कितना प्रतिशत है? 59% है। ठीक है। चलिए अगला है कि सत्ता की साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण से निम्न में से कौन संबंधित है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, सामाजिक समूह, भाषाई समूह, धार्मिक समूह, दबाव समूह, राजनीतिक दल, सामाजिक आंदोलन। तो इसका सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। अगला, इनमें से कौन संघ सूची का विषय है? इनमें से कौन संघ सूची का विषय है? कौन संघ सूची का विषय है? ऑप्शन नंबर क, पुलिस, व्यापार, कृषि, प्रतिरक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग, वाणिज्य, सिंचाई, स्थानीय निकाय, शिक्षा, वन विभाग। तो इसका सही आंसर होगा प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और बैंकिंग। चलिए अगला 37वां नंबर क्वेश्चन है कि हमारे देश में राजभाषा हिंदी को बोलने वाले का प्रतिशत कितना है? यानी भारत में कितने लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन का 10, 20, 30, 40। कितने प्रतिशत है मेरे प्यारे बच्चों? तो बताइए ना कि गुरुजी 40% लोग हैं। कितने प्रतिशत लोग हैं जो हिंदी भाषा बोलते हैं? तो बोलिएगा गुरुजी 40% लोग हैं। कितना प्रतिशत है? 40%। अगला है भारत की अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है? मैथिली, बोडो, डोंगरी, संथाली। तो बोलिए गुरुजी संथाली भाषा शामिल है, आदिवासी जिसको बोलते हैं। अगला है पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? क 20, ख 30, ग 40, घ 50। तो बोलिए ना कि गुरुजी 50 है। कितना है? 50% है। बोल दीजिए 50% गुरुजी। चलिए अगला है जो आपका अंतिम प्रश्न है, भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया? 1992,
1993, 1994, 1995? तो बोलिए ना कि गुरुजी 1992 में उठाया गया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने मस्ट इम्पॉर्टेंट 40 प्रश्नों को पूरा किया। और आप सभी ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपका सेट नंबर 4 लेके। तब तक जय हिंद।